नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए प्रतिष्ठित लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी एक मन ऐसा भी। ये कहानी साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका पुष्पगंधा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता 2020 में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। लेखिका के अनुसार स्त्री के सशक्तिकरण की किताबी बातें कितनी भी हो जाएं, पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, दिली भाव हैं, नैसर्गिक अधिकार हैं, जहां पुरुष के दंभ के चक्रव्यूह को तोड़कर इस रोशनी तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। कहानी की नायिका का स्त्री चरित्र किसी न किसी रूप में हमारे समाज का हिस्सा है और आधी आबादी के आधे से अधिक स्त्रियों का सच भी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। क्षमा। गहरी नींद में गोता लगाती क्षमा सुहास का अस्पष्ट स्वर सुन तत्काल उठ बैठी। क्या टॉयलेट जाना है? सुहास ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्षमा ने उठकर सुहास को सहारा देकर बिस्तर के पास रखी व्हील चेयर पर बैठाया और टॉयलेट के दरवाजे पर ले जाकर उन्हें खड़ा होने में मदद की। फिर किसी तरह उसकी मदद व दीवार का सहारा लेकर सुहास थोड़ा आगे खिसके और पॉट के पास आकर फारिग हो गए। फिर उसी तरह उसकी मदद व दीवार का सहारा लेकर वापस खिसक कर व्हील चेयर पर बैठ गए। उसने वापस लाकर उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। ये हर रात का 2 बार का कार्यक्रम था। कई दफ़े तो एक बार नींद टूटकर मुश्किल से दोबारा आती, तब तक सुहास उसे दोबारा उठा देते। बिस्तर से लेकर टॉयलेट तक जाने व आने की संघर्षपूर्ण प्रक्रिया में उसकी नींद पूरी तरह से रूठ जाती और रात करवट बदलते हुए ही बीत जाती। 1.5 साल पहले तक संगीत बजाती जिंदगी के तार टूटकर एकाएक बेसुरे हो गए थे। उसके लिए ज़िंदगी की सरगम कभी सुर में बजी हो या ना बजी हो, पर सुहास की ज़िंदगी की सरगम तो अपने रिदम में बज रही थी। इकलौते बेटे के अमेरिका चले जाने के बाद वो अपनी निर्देश्य सी ज़िंदगी को दिशा देने के लिए कोई रास्ता तलाश करना ही चाह रही थी कि एक दिन फ़ोन पर हंस हंस कर बात करते सुहास अचानक ज़मीन पर गिर पड़े। मोबाइल हाथ से छूटकर चिटक गया। पल भर पहले किचन में काम करती क्षमा सुहास को फ़ोन पर हंस हंस कर ज़ोर ज़ोर से बातें करते देख घायल होती मन ही मन सोच रही थी। कौन कहता है सुहास कम बोलते हैं, या मजाक करना नहीं आता, या फिर किस्से सुनाने नहीं आते। अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हुए सुहास जैसे कोई दूसरे ही सुहास बन जाते हैं। लेकिन वो खुद भी तो उन्हीं की ज़िंदगी, उन्हीं के परिवार का अंग है, उनकी सहचरी, अर्धांगिनी। फिर सुहास के व्यक्तित्व का ये कौन सा हिस्सा है? उनके मन का ये कौन सा कोना है जहाँ संगीत बजता है और अपनी पत्नी के सामने अक्सर उनकी चुप्पी ही दिखाई देती है? काम में व्यस्त सुहास, चुपचाप बैठे ख्यालों में खोए सुहास, टीवी के चैनल बदलते सुहास। उसकी सोच अपने मन की वादियों में भटक ही रही थी कि कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से बाहर की ओर लपकी। सुहास सोफे पर टेढ़े मेढ़े आधे अधूरे लटके हुए थे। आंखें स्थिर सी थीं। कुछ बोलना चाहते हुए भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अरे क्या हुआ आपको? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि दूर छिटके फ़ोन के उस तरफ सुहास के दोस्त समीर ने उसकी चीख सुन ली और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वो तुरंत घर आ गए। समीर सुहास को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले गए। सुहास के ब्रेन में क्लॉट आने के कारण पैरालिटिक अटैक पड़ा था। समय से अस्पताल पहुंच जाने के कारण ट्रीटमेंट यथाशीघ्र शुरू हो गया। पूरा 1 महीना अस्पताल में गुजारने के बाद वो सुहास को घर ले आई। सुहास की ज़िंदगी तो बच गई थी, पर जितना नुकसान होना था वो हो चुका था। उनकी सुर ताल में लयबद्ध दौड़ती ज़िंदगी का संगीत बेसुरा हो गया था। क्षमा अभी 46 साल की थी और सुहास इसी साल रिटायर हुए थे। क्षमा ने विवाह की वेदी पर बलि होते समय ही उम्र की कई सीढ़ियाँ एक साथ फलांग ली थीं। लेकिन अब तो दोनों की ही जिंदगी की किताब से नियति ने कई पन्ने एक साथ फाड़ दिए थे, जिसमें कुछ अपने पराये लापता हो गए थे, कुछ सपने धूमिल हो गए थे, कुछ तमन्नाएं उदास हो चुपचाप कोने में बैठ गई थीं, कुछ उम्मीदें विश्वास की डोर से टूटकर आज़ाद हो वीराने में गुम हो गई थीं। जिंदगी मात्र पिछले 1.5 साल में ही उन फटे पन्नों को फलांग कर आसानी से कई वर्ष आगे बढ़ गई थी।
सुहास की सरकारी नौकरी थी, इसलिए सरकार से मिल रही पेंशन का ही सहारा था। बड़ी उम्र में पैदा हुई संतान उनकी आर्थिक मदद करने लायक नहीं थी। बेटे ने इंजीनियरिंग की थी और अपनी काबिलियत के बूते पीएचडी करने के लिए फुल स्कॉलरशिप पर अमेरिका चला गया था। सुहास की जमा पूंजी में से काफ़ी कुछ अस्पताल के खर्चे व अब होने वाले इलाज में खर्च हो रहा था। एक्सरसाइज कराने फिजियोथेरेपिस्ट आता था। शुरुआत में हालत ज़्यादा ख़राब थी तो उससे संभाला नहीं जाता था। उसने सुहास के लिए एक अटेंडेंट की व्यवस्था भी की थी, पर इतने सारे खर्चे संभालना उसके बूते से बाहर हो रहा था, इसलिए अटेंडेंट हटा दिया और किसी तरह खुद ही मैनेज करने लगी। पिछले 1.5 साल से जिंदगी को ढर्रे पर लाने की कशमकश में क्षमा कहीं की भी नहीं रह गई थी। 1.5-2 साल की कोशिश के बावजूद भी सुहास बहुत मुश्किल से वॉकर और उसके सहारे ही घिसट घिसट कर चल पाते थे। दिन में तो क्षमा ये रिस्क ले लेती, लेकिन रात में वो व्हील चेयर का ही सहारा लेती। उसे डर लगता कहीं गिर गए तो किसको बुलाएगी। यादों के साए में अतीत के उस विभत्स टुकड़े पर नंगे पांव चलते चलते ही रात आंखों में कट गई और सुबह की पहली किरण पर्दे की झिर्री से अंदर झांक कर प्रभाकर के आने की सूचना देने लगी। वो उठ बैठी। शरीर कम नींद व मन की थकान के कारण यूं भी हमेशा टूटा टूटा सा ही रहता है। आज भी टूट रहा था। उसने एक नज़र सोते हुए सुहास पर डाली और बिस्तर छोड़ दिया। दैनिक कार्यक्रम से निपटकर चाय बनाई और बालकनी में अपनी प्रिय जगह पर आकर बैठ गई। जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान खुद भी पढ़ने से घबराता है, और अगर खुदा न खास्ता पढ़ लिया तो समझने या स्वीकार करने से घबराता है। एक छोटे से कस्बे की एक साधारण घर की असाधारण सुंदर व उच्च शिक्षित क्षमा जब सुहास की परिणीता बनकर महानगर में रहने आई तो हनीमून पर ही न जाने क्या क्या सिखाने लगे थे सुहास। हनीमून जिसका सपना न जाने कितने कोणों से खुली आंखों से हर लड़की देखती है, लेकिन अत्यंत महत्वाकांक्षी पति अपने सपनों की रानी को कल आई लड़की में हूबहू किसी चित्रकार की तरह उतार देना चाहता है, और कैसे एक जीते जागते इंसान को रबर की गुड़िया में तब्दील कर देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। यह सुहास को देखकर ही समझ आया था। अंग्रेजी ठीक से बोलनी नहीं आती, चाल कैसी गवारों की सी है, खाते समय आवाज़ आती है। इस तरह के अनेक उपदेश देते सुहास को बोल नहीं पाती थी कि उसे हर तहजीब सिखाने वाले पति को क्या इतनी सी भी तहजीब नहीं कि नई नवेली पत्नी से कैसे बात की जाती है। आज समय समाज कितना आगे बढ़ चुका है। स्त्री की नैसर्गिक इच्छाओं व नैतिक अधिकारों की बातें होने लगी हैं। क्षमा उगते दिवाकर की स्वच्छ अरुणिमा में सद्य स्नात किए अंबर को निहारते सोच रही थी, पर उसके लिए तो समय जैसे रुक सा गया। वो तो आज भी सिर्फ पढ़ती सुनती ही है इन बड़ी बड़ी बातों को। शराब के नशे में उसके तन से खेलकर अपनी क्षुधा पूर्ति कर उसे अतृप्त सा छोड़ जाता था। उसकी तृप्ति भी आवश्यक है, ये सबक तो खुद उसने भी नहीं पढ़ा था, फिर सुहास ने कैसे पढ़ा होता। पति को तृप्त होना ही जरूरी है, ये गंभीर बात उसके साथ साथ सुहास ने भी घुट्टी में पी हुई थी। उस पर भी तन की बनावट को लेकर कोई तीखा भावनाओं को जला देने की मारक क्षमता वाला व्यंग कभी कभी उसके बमुश्किल रोके गए संकोच से कुछ उफनते अरमानों पर घड़ों पानी डाल देता। क्षमा के कानों से उतरकर वे शब्द उसके मन मस्तिष्क पर देर तक प्रहार करते रहते और वो चुपचाप कपड़े पहनते सुहास के नग्न शरीर को निहारती रहती। क्या वहाँ सब कुछ परफेक्ट है एक स्त्री के लिए? अगर एक निर्दोष काया व अनिंद सुंदर स्त्री की कामना करना पुरुष का सपना होता है, तो एक कामदेव से पुरुष की तमन्ना करना स्त्री को क्यों नहीं आता? उसे पाना स्त्री को अपना अधिकार क्षेत्र क्यों नहीं लगता? क्यों स्त्री के लिए खाना कपड़ा चला सकने लायक पुरुष को ही उसके लिए मान्य समझ लिया जाता है? चाहे फिर वो किसी भी उम्र का हो, कुरूप हो और आर्थिक रूप से भी उसका जितना दायरा है, स्त्री को उसी में खुश रहना, जाना व निभाना है। पत्नी पति को न उसकी शारीरिक सुंदरता के लिए ललकार सकती है और न मन की, और न इस बात के लिए कि वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। आखिर ये तन मन मस्तिष्क से संतुष्ट होना सिर्फ पुरुष की ही बकौती क्यों है?
छोटे बच्चे के साथ उलझी क्षमा वक्त बेवक्त की सुहास की मांग को कभी कभी ठुकराना चाहती तो अंतरंग संबंधों पर सुहास का लंबा लेक्चर सुनना पड़ता। वैसे भी बलि का बकरा कब तक खैर मनाएगा। सुहास को उसके थके होने, मानसिक संतुष्टि या खुशी से कोई लेना देना नहीं होता। यदि अपनी संतुष्टि ना हो तो वो उस पर सारा दिन अपनी खींच उतारता रहता, यहाँ तक कि किसी आए गए के सामने ऐसा कुछ बोल जाता जो किसी थप्पड़ से कम ना होता। वो खुद तो घायल होती ही, पर उस थप्पड़ की गूंज आगंतुक की बातों के कारण कई दिनों तक इधर उधर से दूर तक सुनाई देती रहती। इस डर से वो न चाहते हुए भी उसकी इच्छा पर समर्पित हो जाती, लेकिन मन की अनिच्छा तन पर हावी हो ही जाती। लगता है मैं किसी डेड बॉडी के साथ प्रेमालाप कर रहा हूँ। निजी क्षणों में कहे ये शब्द उसके कानों में पिघला शीशा उड़ेल देते। शारीरिक संबंधों पर कहीं भी छपा लेख उसके सामने पटकते हुए कहता, कभी ये भी पढ़ लिया करो, सेक्स से स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है। जितना सुहास सेक्स को लेकर उसे लेक्चर पिलाता, उतना ही उसका मन इस नैसर्गिक सुंदर क्रिया के विपरीत होता जाता। मन तो उसका भी करता, उसे बहुत कुछ पढ़ाने का, बताने का। स्त्री के मन की भाषा पढ़ना वो भी उसे सिखाना चाहती, बताना चाहती कि स्त्री को पूर्ण रूपेण पाना है तो उसके मन मस्तिष्क को प्रसन्न करना कितना आवश्यक है, जिसे अधिकतर पुरुष समझकर भी नहीं समझना चाहते। ना हो पति के पास बेशुमार दौलत और न पत्नी के पास असीम सौंदर्य तो क्या कहा जा सकता है, न कजरे की धार न मोतियों के हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। जिसे बहुतों में पसंद किया तो फिर उसी के तन पर, मन पर इतने चुभने वाले तीर क्यों। जिससे तृप्त होना है उसी के सौंदर्य से अतृप्त क्यों, उसी को अतृप्त क्यों। अतृप्त मन का समर्पण तो आधा अधूरा ही रहेगा ना। पुरुष ने अपनी अतृप्ति व्यक्त कर दी और अगर कहीं स्त्री ने अपनी अतृप्ति जता दी तो, अपना हृदय खोल कर रख दिया तो क्या पुरुष वहन कर पाएगा स्त्री की अतृप्तता के भार को। बदलते समय ने अगर स्त्री के होठों की चुप्पी तोड़कर पुरुषोचित सुंदरता पर उंगली उठा दी तो क्या सहन हो पाएगा। क्षमा अपनी सोचों में डूबी गोता लगा रही थी कि तभी उसे सुहास की आवाज़ सुनाई दी। पिछले 1.5 सालों से तो उसका संपूर्ण शरीर ही जैसे श्रवण तंत्र बन गया था। सुहास की तरफ से हुई हल्की सी आहट भी वो सुन लेती थी। वो तेजी से उठकर बेडरूम की तरफ दौड़ गई। दैनिक कार्यक्रम से निपटाकर उसने सुहास को लाकर बालकनी में चेयर पर बिठा दिया और चश्मा लगाकर हाथों में अखबार खोलकर मोड़कर पकड़ा दिया। वो किचन में नाश्ता बना रही थी। काम वाली सावित्री घर के काम निपटा रही थी। क्षमा सुहास के लिए जूस निकाल रही थी, उबले अंडे छील रही थी, बादाम छील रही थी, चीले बना रही थी, नाश्ता ट्रे में सजा रही थी। कितनी सेवा करती हो भाभी जी आप भैया की। औरत जात ही ऐसी होती है, सेवा करना उसका धर्म है। अभी भैया की जगह आप होती तो भैया कर पाते ये सब। आदमी को तो औरत एकदम दुरुस्त चाहिए, दिन भर लाड़ से खिलाने पिलाने और ध्यान रखने को और रात रंगरेलियां मनाने को। सावित्री कड़वाहट से बोली। छी सावित्री, कैसी बात करती है, फिर आज आदमी से झगड़ा हो गया क्या। उसने एकाएक अपनी पीठ से साड़ी का आंचल सरका दिया। मारने के निशान पीठ और कमर पर दिखाई दे रहे थे। और गले पर ये कैसे निशान हैं, क्या गला दबाने की भी कोशिश की थी उसने। क्षमा घबरा कर बोली। गला दबा कर मारेगा क्यों भाभी जी, सोने की मुर्गी हूँ, कमा कर कौन खिलाएगा। शराब के पैसे कहाँ से आएंगे हरामी के। कसाई ने पहले पीटा और फिर लूटा। उफ। क्षमा का मन घृणा से भर गया। तू पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करती, क्यों सहती है उसकी आए दिन की ये ज्यादतियाँ। सावित्री ने नज़रें उठाकर जिन निगाहों से उसे देखा उनमें सारे किंतु परंतु थे। नन्हे नन्हे 3 बच्चे, बिना आदमी के गरीब जवान औरत का रहना इतना सरल है क्या। चील कौए सब नोचने को तैयार बैठे रहते हैं, वो कई बार कह चुकी थी। क्षमा ने सब कुछ समझकर अपनी निगाहें नाश्ते की ट्रे पर जमा ली। ट्रे उठाकर वो बाहर चली गई। सुहास से चश्मा व अखबार लेकर अलग रख दिया और नाश्ते की ट्रे सामने रख दी। तुम्हारा कहाँ है, अपना भी ले आओ। सुहास के स्वर बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, पर वो समझ जाती है। न चाहते हुए भी वर्तमान के हर क्षण में घटित हो रही हर बात उसे अतीत में खींच ले जाती है।
आज सुहास के जीवन की गति ठोकर खाकर रुक गई। घिसटती जिंदगी का एकमात्र सहारा क्षमा ही रह गई है, तो उसका हर गुण उन्हें नजर आने लगा। लेकिन जब सुहास सफलता के आकाश में उम्र के सोपान पर निर्द्वंद उड़ रहे थे, तब क्षमा कहाँ थी। वो सिर्फ एक स्टेपनी की तरह थी। जहाँ पर ज़रूरत होती वहाँ पर क्षमा अस्तित्व में आ जाती। उसके मस्तिष्क में कुछ स्वर स्मृतियों की लहरों में सवार फिर साए साए करने लगे थे। दृश्य 1। बैठो ना थोड़ी देर और, मैं भी नाश्ता खत्म कर लूँ। नाश्ता खत्म कर उठते सुहास को देख कर बोल रही थी, पर तुम तो अभी शुरू ही कर रही हो, तब तक मैं बैठ कर क्या करूँगा। बातें? क्षमा मुस्कुराते हुए बोल रही थी, पर उस मुस्कुराहट में एक नाउम्मीदी की झलक भी थी। औरतों का भी पेट नहीं भरता बातें करके। जितना टाइम यहाँ बातें करने में खराब करूँगा, उतनी देर में ज़रूरी काम निपटा लूँगा। दृश्य 2। क्षमा शाम को बालकनी में आकर बैठ गई। दूर क्षितिज पर डूबते भास्कर की अरुणिमा उसे आह्लादित कर रही थी। उसने यूट्यूब पर रोमांटिक गाने लगा दिए। ऑफिस से आए सुहास भी कपड़े बदल कर बालकनी में आ गए। उसने मुस्कुराकर सुहास की तरफ देखा। उसे लगा वो भी क्षितिज की अरुणिमा को निहार रहे हैं। डूबते भास्कर की रश्मियों से क्षमा के गाल भी दहक रहे थे। हृदय के अरमानों ने कुछ मीठे विचारों को जन्म दे ही दिया। काश सुहास उसके सौंदर्य के बारे में कुछ कहें, पर सुहास चुपचाप सामने खड़े घूर रहे थे। गीत मन भावन था। बैठो ना, वो इसरार से बोली थी। कितना सुंदर नज़ारा है। सुहास ने एक परिहास करती दृष्टि उस पर डाली, जैसे कह रहे हो तुम और तुम्हारे चोचले, और बिना कुछ बोले पैर पटक कर अंदर चले गए। उसकी आंखें झिलमिला कर रह गईं। आह्लादित करने वाला अरुणिम क्षितिज अब उदास प्रतीत हो रहा था। वो अपने आप में गुम यादों के उस जंगली टुकड़े पर विचर रही थी कि सुहास की आवाज़ से चौंक गई। वे उसे उगते सूरज की सुंदरता दिखा रहे थे। जाते अक्टूबर की हल्की ठंड की मनभावन सुबह को महसूस करवाना चाह रहे थे। उसे मीठी मुस्कुराहट से देख रहे थे। उसने बिना कोई भाव दिखाए जूस का गिलास उठाकर सुहास के होंठों से लगा दिया। तुम बहुत अच्छी हो, जूस खत्म कर सुहास बोले। सुनकर उसने एक उदास सी मुस्कुराहट बिखेर दी। आंखों के कोर नम हुआ है। जब ऐसे शब्द सुनना चाहती थी, तब मन का वो कोना कभी समृद्ध हो ही नहीं पाया। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो। लकवाग्रस्त मजबूर सुहास के मुंह से अब ये शब्द मौका परस्ती से चलाए गए तीर जैसे लगते हैं, जो उसके हृदय के आर पार होकर उसे घायल कर देते हैं। कुछ ही समय हुआ, उस दिन सावित्री ने उकसा दिया था। कितनी सुंदर लगती थी भाभी जी, पहन ओढ़कर इधर उधर जाती थी। नज़र लग गई आपको। आज आपका जन्मदिन है, थोड़ा ठीक से तैयार हो जाओ, आपकी फ़ोटो खींच दूंगी आपके मोबाइल से। ओहो, तुझे याद है मेरा जन्मदिन? क्यों नहीं होगा, पिछले जन्मदिन पर तो भैया जी बहुत बीमार थे, अभी तो थोड़ा ठीक हो गए हैं। उसका भी मन चंचल हो गया, बहुत मन से तैयार हो गई। इतने लंबे समय से घर में मनहूसियत छाई हुई थी। तैयार होकर खुद को दर्पण में निहारा तो खुद पर ही मोहित हो गई। सावित्री ने देखा तो खूब तारीफ की। अभी भी बहुत सुंदर लगती हो भाभी जी, थोड़ी दुबली हो गई हो, लगी रहती हो ना भैया के साथ, पर अभी भी कौन कहेगा कि शादी लायक बेटे की माँ है। सावित्री ने कई फ़ोटो खींच डाले। एक मन हुआ कि ऐसे ही सुहास के सामने चली जाए, पर कहीं सुहास का हृदय घायल ना हो जाए कि वो अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं और ये सजने के लिए मचल रही हैं। लेकिन गलती से सामने रखे मोबाइल पर सुहास ने एक दिन फ़ोटो देख ली। अरे ये कब की फ़ोटो हैं? मजबूरन उसे सत्य बताना पड़ा। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई? कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम परी जैसी। वो भौचक्की सुहास का चेहरा निहारती रह गई। नारी की शायद ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसका प्रिय पुरुष उसके सौंदर्य की तारीफ करे। इस समय अनायास ही उसके तन मन की कलियां चटक गई थीं। कितना लंबा समय बीत गया सुहास की बलिष्ठ बाहों में बंध कर, तन कर, टूट कर बिखरे हुए। सच, इच्छाएं स्त्री के मन के बाद ही तो तन में हिलोरें लेने लगती हैं। पुरुष की तरह ये सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी नहीं है उसके लिए कि तन रिचार्ज हुआ और तन के साथ ही खत्म हो गया। वो एकाएक बहुत अंदर तक भीग गई थी, कुछ नैसर्गिक प्राकृतिक भावों से। पर अपने अशक्त शरीर के साथ सुहास फिर चुपचाप बैठ गए थे। मोबाइल बगल में रख दिया था। उसका तन आज स्पंदनहीन है।
पुरुष है ना, तो पुरुष के साथ उसकी स्त्री के तन मन की भी समस्त तरंगें तुरोहित हो जाना लाजमी है। लेकिन यदि अकस्मात सावित्री की बात याद आ गई, कहीं इस स्थिति में सुहास की जगह वो आ गई होती तो सुहास की दुनिया इस कदर उसके इर्द गिर्द न सिमटती। उसे किसी सहायिका के सुपुर्द करके किचन में खाना पकाने का इंतज़ाम कर सुहास अपनी दुनिया में मस्त हो जाते। ऑफिस, सहकर्मी, मीटिंग, टूर, ऑफिशियल पार्टी और रात वो एकाएक चिहुक गई। शायद स्त्री को तो ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि पुरुष अपने प्रयास भर से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। लेकिन उसकी ज़िंदगी पिछले 1.5 सालों से सुहास के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वो उनकी नींद सोती और उनकी नींद जागती। बहुत ज़रूरी कार्यों के लिए घर से दौड़ते भागते बाहर जाने के अलावा उसके लिए घर से बाहर की दुनिया बेगानी सी हो गई थी। वैसे भी घर पर अशक्त पति को छोड़कर वो अपने लिए बाहर थोड़े से राहत के कुछ घंटे भी तो नहीं ढूंढ सकती। अपनी मित्र मंडली के बीच सुकून के कुछ पल भी तो नहीं तलाश सकती। मन व भावनाओं की अधूरी क्षुधाओं के साथ तन की क्षुधाओं को मारना, दबाना, उन इच्छाओं, उमंगों, संवेगों के बारे में बात करना, क्या सोचना भी पाप है? क्योंकि वो एक स्त्री है और उसका मन उधर जाए, ये सोचना भी उसके पापी, अधर्मी व पतिता होने के लिए काफ़ी है। वो स्त्री है, उसके लिए यही परम सुख है कि कोई उसे पशु नहीं स्त्री समझ रहा है। ये बात उसके रोम रोम में समा दी जाती है, खून में प्रवाहित करा दी जाती है, घुट्टी में पिला दी जाती है। इसी में जीवन संपूर्ण है उसका। उस स्त्री शरीर के अंदर एक मन भी है और उस मन के बाहर एक तन भी है जो नहीं मानता समाज के बनाए नियमों को। वो भी तो प्रकृति का एक हिस्सा है जिसके अंदर प्राकृतिक नैसर्गिक संवेग, आवेग व इच्छाएं विद्यमान हैं। वो अभी 46 की है और 60 की भी हो तो भी क्या? पुरुष की सभी इच्छाएं 75 तक भी दम तोड़ देती हैं क्या? फिर स्त्री से ही इतनी उम्मीदें क्यों? वो छोटे तौलिए से सुहास का मुंह साफ करने लगी जो जूस पीते समय इधर उधर से गीला हो गया था। शेव बना दूं आज? 3-4 दिन हो गए। बना दो। सुहास करोड़ निगाहों से उसे देखने लगे तो वो पिघल सी गई। नहीं, कोई गिला नहीं है उसे सुहास की किसी भी तरह की देखभाल से, पर पत्नी का सब कुछ करना उसका कर्तव्य और पति का कुछ भी करना उसका प्रेम। आखिर कौन तय करता है ये, पुरुष, समाज या स्वयं स्त्री? यदि यही सब सुहास उसके लिए कर रहे होते तो शायद बात दूर तक चली जाती, किस्से गाड़ दिए जाते। सुहास प्रशंसा के साथ साथ दया व सहानुभूति के पात्र भी बन जाते। क्षमा का हृदय सुहास के लिए जितना पिघला था फिर से उसी सूरत में जमकर सख्त हो गया। फिर बार बार वही कटीली राहें क्यों याद आ जाती हैं जो उसने इतने वर्षों में सुहास के साथ तय की हैं? क्यों चुभ जाते हैं वे अदृश्य तीर आज भी? क्यों हृदय क्षमादान नहीं दे पाता उसका? क्योंकि वो जानती है कि सुहास अगर दैव योग से संपूर्ण ठीक हो, पूर्व अवस्था में आकर चुस्त दुरुस्त हो जाएं, तो उसके किए हुए को भुलाने के लिए उन्हें बस कुछ ही दिन लगेंगे। वो शेविंग का सामान लाकर सुहास की शेव बनाने लगी। तौलिए से चेहरा व गर्दन साफ करते हुए हाथ फिसल कर नीचे छाती के बालों तक चले गए। तन में कुछ मचल सा गया, मन में दबी हुई सुप्त अग्नि भड़क उठी। एक नशीला तूफान सा उड़ने लगा था। उसने नज़रें उठाकर तरल दृष्टि से सुहास की तरफ देखा। वहाँ गहरी बेबसी थी। उसने तेजी से अपना हाथ खींच लिया। वो सुहास को जरा भी बेबस नहीं करना चाहती थी, लेकिन भूल नहीं पाती थी कि उसके भीतर की स्त्री की अभी सभी उमंगें जवां हैं और उसे उन्हें समेट कर सुला कर रखना है। क्योंकि पति है, वो सुहागन है, उसका साथी है, वो स्त्री है, इसलिए मर्यादाओं में बंधे रहना उसके संस्कार हैं। जज्बातों पर नियंत्रण रखना उसका कर्तव्य है। वो दिशाहीन, पथभ्रष्ट नहीं हो सकती। डॉक्टर कहते हैं सुहास को जितना ठीक होना था हो गए। वैसे भी सुहास उससे 14 वर्ष बड़े थे, साथी तो तब भी नहीं थे। अब तो वो सुहास की नर्स बनकर रह गई है। उसे उस मन को मारना ही पड़ेगा जिस मन से वो अपने बारे में सोचती है, अपनी उमंगों, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचती है। वो शेविंग का सामान लेकर अंदर चली गई। वो दृढ़ होने की कोशिश कर रही थी, पर आंसू गालों पर अनवरत बह रहे थे, क्योंकि एक मन ऐसा भी तो था जो रो रहा था लगातार, जिसे काबू कर पाना जिंदगी को ऐसे बेजार
स्पंदनहीन जी पाना मुश्किल हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी एक मन ऐसा भी। कहानी की नारी पात्र के विवशता को आप सबने भी महसूस किया होगा। आशा है कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।